हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो पिछली वीडियोस के कंटिन्यूशन में ही बना हुआ है। कंटिन्यूशन इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, हम फटाफट से एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया ट्रिकी वर्ड्स के बारे में, डायग्राफ्स के बारे में, वॉवल साउंड्स के बारे में, फोनिक साउंड्स के बारे में। तो उसकी वजह से हमको जो है शब्द बनाने आ गए, वर्ड्स बनाने आ गए। एक एक दो दो लेटर को, तीन तीन लेटर्स को जोड़ के हमने वर्ड्स बनाए। लेकिन वर्ड्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब हम शब्द बनाना शुरू कर देते हैं, अक्षर से शब्द बनना शुरू हो जाता है। शब्द के बाद हम जब शब्दों को जोड़ते हैं तो एक लाइन बनाते हैं, पूरी सेंटेंस बनाते हैं। तो वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आज हम करेंगे विद द यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह। और इसके आगे भी अगर मुझे लगता है कि अगर समय मिलेगा तो हम दीज और दोज का कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं दिस और दैट। आपने जब भी देखा होगा, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी चीज़ देखते हैं अपने चारों तरफ, तो हम बोलते हैं ये एक, मान लो मैंने पेन देखा तो ये एक पेन है। जैसे पेन है मेरे हाथ में, बोलूँगी ये एक पेन है। और यह एक रबड़ है, यह एक मंजा है, ये एक चारपाई है, यह एक तकिया है, ये एक रज़ाई है, और ये एक कुर्सी है, ये एक टेबल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। कोई भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, हम इसी तरीके से उसको हिंदी में बोलते हैं, और वही चीज़ हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपकी इंग्लिश की लाइन बन जाएगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि दिस और दैट क्या है। कुछ चीज़ें हमारे पास में रहती है, तो मैं आपको अगर फ़ैन यहाँ पे पड़ा है तो मैं आपको बोलूँगी कि ये एक पंखा है, लेकिन बहुत दूर दिखाई दे रहा है तो मैं उसको पिन पॉइंट करके बोलूँगी कि वो एक पंखा है। ये पेन है, जब ये मेरे हाथ में है तो मैं बोलूँगी यह एक पेन है। जब मुझसे दूर है तो मैं उसको पिन पॉइंट करके बोलूँगी वह एक पेन है। तो ये डिफरेंस होता है दिस और दैट में। तो वही डिफरेंस है दिस और दैट में। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। दिस मीन्स जब एक चीज़ आपके पास में है, एक, ध्यान रखिए, एक चीज़ की बात हो रही है। जब एक चीज़ आपके पास में है दिस, और जब एक चीज़ आपसे दूर है तो दैट। हमेशा याद रखिए कि दिस और दैट के साथ हमेशा इज यूज होता है। इज का मतलब है, चीज़ एक है, एक चीज़ के बारे में बात हो रही है। और साथ में लगता है अ या एन। आपको पिछली वीडियो में अ और एन का यूज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी। बहुत प्रॉपर एक वीडियो बनाई गई है काफ़ी समय लेके। तो उस वीडियो को अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर वो पिछली वीडियो जाके देखिए कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे किस तरीके से किया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वापस टॉपिक पे आते हैं। जब हम अ और एन की बात करते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं और छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमने अ और एन जो है कॉन्सोनेंट और वोवल से रिलेट करके बताया बच्चों को। एक्सेप्शंस के अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो जब हम बच्चों को अ और एन के कंसेप्ट के बारे में समझा देंगे तो बच्चे को पता है कि दिस इज अ या दिस इज एन। यह एक, ये चीज़ है। क्या चीज़ है? वो थिंग, दैट इज द थिंग। थिंग का जो नाम है वो कैट भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है, रैट भी हो सकता है, अलमारी भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़, थिंग। तो अ और एन लगा के और फिर उस चीज़ का नाम आ जाएगा। दैट, जैसे कि आगे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। तो इस तरीके से दिस और दैट का कंसेप्ट मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर होना चाहिए। इसको और थरोली समझने के लिए और डीपली जानने के लिए कुछ वर्कशीट्स मैंने आपके लिए बनाई हैं। अगर आप वर्कशीट्स को फॉलो करेंगे, किस तरीके से हमको इसको फॉलो करना है, क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं दिस और दैट का कंसेप्ट बच्चे को समझाते हुए। अगर आप एक पेरेंट है या टीचर है तो फटाफट से आप समझ जाएंगे जो मैंने आपको बोला है, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी जाएगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, LKG के हैं, जो बच्चे UKG के हैं, इवन फर्स्ट क्लास में कई जगहों पे ये टॉपिक लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को समझना। उनको टाइम लगता है, कम से महीना 2 महीना आपको ये टॉपिक जो है बार बार रिपीट कराना पड़ता है। तो उस टाइम हम किस तरीके से किन किन चीज़ों को ध्यान में रखें कि ये चीज़ हमने जो है बच्चे को जो इंट्रोड्यूस करवानी है, तो उसके लिए मैंने अलग अलग वर्कशीट्स आपके लिए बनाई हैं, जो कि अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। दिस इज़ द फर्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट 1 जो है, इसमें सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि जब आपने बच्चे को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसके बाद जो आपका पहला जो काम रहेगा वो रहेगा कि आप बच्चे को सिर्फ दिस और अ का कंसेप्ट ही इंट्रोड्यूस करवाएं। दिस और अ का जब आप स्टार्ट करते हैं, समझ तो आपको आ गया कि दिस और दैट कैसे यूज़ करना है, कहाँ का यूज़ करना है, लेकिन बच्चे को पहला जो कंसेप्ट होगा वो आप दिस और अ का इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
तो ये बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब एक जैसे कम से कम बच्चा 10, 15, 20, 25 या 30 सेंटेंसेस लिख रहा है तो वो कभी भी इसमें जो है वो उसको ना तो कन्फ्यूजन रहेगी, ना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उसका फ्यूचर में उसका जो दिस और दैट दिस और का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, 15-20 इस तरीके से पिक्चर्स ड्रॉ करें, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पिक्चर ज़रूर ड्रॉ करें, क्योंकि बच्चा विजुअली ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा लर्निंग सीखता है। अगर हम बच्चे को वैसे लिख के दे दें ये एक गाड़ी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम उसको प्रॉपर एक गाड़ी दिखाएं या पिक्चर दिखाएं या छोटा सा खिलौना टॉय जो है कार की शेप में दिखाएं, तो उसको जल्दी समझेगा कि मुझे क्या बोला जा रहा है। वो उससे जो बच्चा है उससे जुड़ के जो है फिर पढ़ाई करता है। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स ड्रॉ करें और फिर फटाफट से जो बच्चे को सिखाएं कि दिस इज़ अ कार, यह एक गाड़ी है, दिस इज़ अ बॉल, यह एक गेंद है। इस तरीके से आप बच्चे को दिखा सकते हैं। दिस इज़ अ नेट, दिस इज़ अ बस, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ मैट, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ रैट, दिस इज़ अ कप, दिस इज़ अ पिन। इस तरीके से बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे को दिस और अ का कंसेप्ट समझा सकते हैं। ये वर्कशीट 1 है। अगर टीचर हैं, पेरेंट हैं, होम स्कूलिंग कर रहे हैं बच्चे की, जिस भी तरीके से आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप जो है रिपीटेड फॉर्म में कम से कम 2-3 दिन लगातार ये चीज़ करवाइए, तब जाके जो बच्चे का दिस और अ का कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद हम जो है नया कंसेप्ट जो है बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट विल बी वर्कशीट 2, एंड वर्कशीट 2 इज दिस एंड एन। उसके बाद आपने दिस और अ का करवाने के बाद दिस और एन पे आ जाएंगे। दिस और एन में क्या आ जाएगा, उसी तरीके से पिक्चर्स बनाए। यहाँ पे इस साइड पिक्चर्स बनाने का मतलब है कि चीज़ आपके पास में है। आप बच्चे को ये दिखा रहे हैं कि जो, क्योंकि हमने बोला था एक चीज़ पास है एक चीज़ दूर है, तो पास वाली चीज़ तो मैं ऐसे ही दिखा दूंगी पास में करके, और दूर वाली चीज़ को मैं ऐसे दिखा के उसको पिन पॉइंट करूंगी कि वो, यह और वह। तो इस तरह से मैं बच्चे के लिए क्या करूंगी, हम यहाँ पे पास में पिक्चर्स ड्रॉ कर देंगे जिससे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि चीज़ पास में है। तो उसके लिए कैसे लिख रहे हैं, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, दिस इज एन एग, दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन आइसक्रीम, दिस इज एन अम्ब्रेला। इस तरह से 20-25 जो डायग्राम्स है, सॉरी ड्राइंग्स है, आप इसकी बना सकते हैं और बच्चा उसको खूब इंजॉय भी करेगा और लिखेगा भी। एन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। नाउ कम्स वर्कशीट 3, और वर्कशीट 3 में आता है दैट। जब दिस और दैट बच्चे का क्लियर हो जाए कंसेप्ट, उसका अ वाला अलग से क्लियर हो जाए, एन वाला अलग से क्लियर हो जाए, तो एक बार उसको फिर से आप टेस्ट या रिवीजन के तौर पे अ और एन मिक्स करके दें, जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि अ कहाँ लगेगा एन कहाँ लगेगा। जब उसका दिस का कंसेप्ट विद ए और एन अच्छे से क्लियर हो जाए, ओनली देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट टू द चाइल्ड। आपने बच्चे को दैट इंट्रोड्यूस करवाना है कि दैट क्या है, और दैट भी अ के साथ फिर से, जैसे कि दैट इज़ अ कार, दैट इज़ अ बॉल। अभी यहाँ पे पिक्चर्स नहीं ड्रॉ की गई हैं, पिक्चर्स नहीं ड्रॉ की गई हैं, तो बच्चे को कैसे करवाएंगे, कैसे समझाएंगे, बच्चे को क्या पता कि किस चीज़ में बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि हमने बच्चों को बोला था कि चीज़ पास में है तो दिस, दूर है तो दैट। पिन पॉइंट करके, फिंगर पॉइंट करके हम बच्चे को बताते हैं कि दैट इज पेन, दैट इज अ बॉल, दैट इज अ कार, दैट इज अ कप। तो उस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए, समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एरो लगा के आगे चीज़ की पिक्चर ड्रॉ करेंगे, जिससे कि बच्चे को समझ आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम बच्चे को पिक्चर दिखा के बोलेंगे, एरो दिखा के, कि आप ऐसा समझे कि हम इसको फिंगर से पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि चीज़ दूर है, इस चीज़ को ऐसे याद रखें कि ये चीज़ आपसे दूर है। और उसके बाद जो है हम इसको लिखना शुरू कर देंगे, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बस, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ मैट, दिस इज़ अ नेट, दिस इज़ अ रैट, दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ कप। तो इस तरीके से जो हम बच्चे को दैट का कंसेप्ट आराम से समझा सकते हैं। जब आपके बच्चे की वर्कशीट 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आते हैं वर्कशीट 4 पे। और वर्कशीट सेकंड की तरह ही वर्कशीट जो है वो 4 भी है। जैसे कि दिस के साथ अ के बाद हमने एन इंट्रोड्यूस किया था, वैसे दैट के साथ भी हम अ के बाद जो है वो एन इंट्रोड्यूस करेंगे। उसी तरीके से पिक्चर्स यहाँ ना बनाए, पिक्चर्स आप सामने बनाए विद एरोज इन इट, एरो लगा दे इसमें, और फिर एरो के साथ आप उसको शो कर सकते हैं। दैट के साथ वह एक संतरा है, दैट इज़ एन ऑरेंज, दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ एन आइसक्रीम। बच्चों को पिक्चर्स बनाएं और एरो ज़रूर बनाएं। और अगर आप बड़े हैं तो आपको पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, यह एक संतरा है, दैट इज़ एन ऑरेंज, यह एक सेब है, दैट इज़ एन एप्पल। आपको सिर्फ उसको इस तरीके से बोलना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं, डेली लाइफ में बोलने हैं, डेली बोलने हैं। मिरर के सामने खड़े होके बोलिए, साथ में बात कीजिए, अपने बच्चे के साथ बात कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर होगी। और अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलने से पहले इंग्लिश में सोचना भी होगा। इंग्लिश सोचिए कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, इसका क्या बनेगा। इसके लिए आपको
एक मैं वीडियो और बना के आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमको छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करके जो है वो इंग्लिश बोलना है। फिलहाल हम टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। अभी मेरे को लगता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन दीज और दोज का टॉपिक भी जो है मैं इसी में सम अप करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा छोटा टॉपिक है। तो इसी में हम सम अप करते हैं ताकि एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो सम अप हो जाए। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं वो है दीज। जब आपके बच्चे को दिस और दैट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, या आपको जो खुद बिगिनर्स है और इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जब आप लोगों का दिस और दैट का कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाए, तो उसके बाद जो हम आएंगे दीज और दोज पे। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो हाउ टू चेंज द नंबर, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल भी बोलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल भी बोलते हैं। मेरी एक वीडियो है, आप जाकर देखिए कि सिंगुलर और प्लूरल जो है हम किस तरीके से, वन और मैनी जिसको हम बोलते हैं, सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मैनी, कि एक वचन और बहुवचन हम किस तरीके से चीज़ों के बनाते हैं। जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं वो तो हमने सीधा बताया, कैट कैट्स, बैट बैट्स, रैट रैट्स, या ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या सिखा देंगे, ऑरेंज ऑरेंजेस, ब्रांच ब्रांचेज, ईएस वाले वर्ड सिखाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, कम से कम 7-8-9 रूल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज और दोज का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले बच्चे को चेंज द नंबर ज़रूर आना चाहिए। मेरी पिछली वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, उसमें बहुत ही आसानी से और प्रॉपर तरीके से समझाया गया है कि हम सिंगुलर और प्लूरल को किस तरीके से लिख सकते हैं, किस किस कैटेगराइज किस किस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया है, किस किस कैटेगरी में उसको बांटा गया है, क्या क्या रूल्स रहेंगे उसको चेंज करने के लिए। तो वो आप जाके देख सकते हैं। जब आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, देन कम बैक टू द टॉपिक दीज और दोज। उसके बाद ही आप बच्चे को दीज और दोज का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। क्योंकि दीज का मतलब ये होता है, दोज का मतलब वे होता है। जैसे यह, दिस का मतलब यह था एक चीज के लिए, दैट का मतलब वह था एक चीज के लिए। दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे, यानी कि चीजें ज्यादा हैं, मोर देन वन। मोर देन वन, वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, और मैनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। तो दीज वैसे ही जैसे दिस था वैसे ही दीज। बच्चे को हम ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे दिस था THIS, उसी तरह से दीज हो गया। एक चीज जब एक से ज्यादा चीज आपके पास में है और एक से ज्यादा चीजें जब आपसे दूर हैं, तो हम लिखेंगे दोज। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, 2 पेन मेरे पास है, तो मैं लिखूंगी दीज आर पेन्स। दूर हैं तो दोज आर पेन्स। तो इसके लिए क्या, जब चीजें ज्यादा हो जाती है तो बहुवचन लगते हैं, जैसे पेन का पेन्स, कैट का कैट्स, बैट का बैट्स, रैट का रैट्स। तो इस तरीके से, इसलिए आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आपको उसमें बताया था दिस और दैट के साथ कि इज लगता है, लेकिन दीज और दोज के साथ क्या लगता है, आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। आर का मतलब है, ये 2 कलमें हैं। ठीक है, तो है जरूर लगेगा। तो अ और एन इसमें नहीं आएगा, सिर्फ एक चीज के लिए अ आ रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ये सेब हैं, दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं, दीज आर एप्पल। तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें चेंज द नंबर जरूर आने चाहिए जब तक हम दीज और दोज का कंसेप्ट बच्चे को समझा रहे हैं। वर्कशीट्स इसके लिए कैसे बनेंगी, क्योंकि इसमें अ और एन का कंसेप्ट नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सीधा बच्चे को इंट्रोड्यूस करा देंगे दीज, लेकिन दीज और दोज इकट्ठा नहीं डालेंगे। हम पहले बच्चे को ओनली दीज, सिर्फ दीज वाले ही कराएंगे। जैसे कि 2-2 3-3 आप पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, या आप नेट से डाउनलोड करके बच्चे को जो है शीट्स निकाल सकते हैं, और उसमें पिक्चर्स जिसमें ड्रॉ हो, उसमें मतलब कि बच्चा जो है एंजॉय करके इस चीज़ को करे, एक्टिविटी को करे, ज़बरदस्ती ना उसको लगे। These are cups, these are balls, these are pens, these are cars, these are trees, these are mangoes, these are oranges, these are mats, these are pins, these are rats। तो इस तरीके से बच्चा आपका जो है these का कंसेप्ट जब उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप दोज का कंसेप्ट बच्चे को करवाएंगे। उसके लिए आप उसको 2-3 वर्कशीट्स बनाएं, और जो बड़े हैं वो पिक्चर्स ना ड्रॉ करके सीधा घर में, जैसे लेडीज इंग्लिश बोलना सीख रही हैं तो वो 4-5 कप इकट्ठे रखे हुए हैं, तो दीज आर कप्स। तकिए पड़े हुए हैं, दीज आर पिलोज, दोज आर पिलोज। दूर पड़े हैं, दोज आर पिलोज। दीज आर ब्लैंकेट्स, दोज आर ब्लैंकेट्स। घर में आप जब नॉर्मली जो इंग्लिश बोलना सीखते हैं, वो आप घर की चीज़ों को देख के, छोटी छोटी चीज़ों को देख के, छोटे छोटे जो शब्द हैं उनको जोड़ के आप सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, और उसी से आपकी इंग्लिश बहुत प्रॉपर हो सकती है। नाउ कम्स दोज।
जैसे आपको दैट में कराया था वैसे ही आप दोज में करेंगे। यहाँ पे आप पिक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चे के लिए, आप बच्चे को बताएंगे कि पिक्चर कहाँ पे आएगी, सामने। क्यों? क्योंकि चीज़ उससे दूर है, तो हम उसको फिंगर पॉइंट या पिन पॉइंट करके दूर बताएंगे कि चीज़ आपसे दूर है। दोज मतलब वे यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपसे दूर हैं। जैसे कि दोज आर ग्रेप्स, वे अंगूर हैं, दोज आर टमेटोज, दोज आर प्लेट्स, दोज आर शूज, दोज आर ग्लासेस, दोज आर पोटेटोज, दोज आर ऑरेंजेस, दोज आर पिंस, इस तरीके से। और जो नॉर्मल जो सीख रहे हैं बड़े लोग, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, वो सीधा हिंदी लिखें और इंग्लिश लिखें, ट्रांसलेशन करें। इंग्लिश में भी आप लिख सकते दोज आर टमेटोज और उसकी हिंदी बनाएं ये टमाटर हैं, या ये जूते हैं, दीज आर शूज़, या दूर पड़े हैं तो दोज आर शूज़। तो उस तरीके से जो आपकी इंग्लिश और बेटर हो जाएगी। तो वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए जो आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी आप लोगों को ये जानने के लिए, समझने के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हमको दिस दैट दीज दोज में क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे इनका यूज़ करके हम अपनी जो इंग्लिश है वो और बेहतर बना सकते हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली के जो मेंबर्स हैं और जो आपके जानने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देखें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये उन तक भी पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।